Hello, my dear students. How are you? I hope you must be doing very well and must be in very high spirits. तो प्यारे बच्चों, I'm Professor H.R. Saini. I welcome you to Saini Physics classes. I'm here to make physics an interesting, easy and scoring subject for you. तो आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का चैप्टर है बेटा जी चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, और इसका ये है वीडियो नंबर 5। ये बड़ा छोटा चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके 5 वीडियो बनाए हैं ताकि आप इसको समझ सकें अच्छी तरह, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि फिज़िक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी एक्साइटमेंट क्या है, फिर उसके डोमेन्स कौन कौन से हैं, फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द बेसिक फोर्सेस इन नेचर, देन द फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज बताए। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले हम आते हैं रिडक्शनिज्म। एक्चुअली द टर्म reductionism was coined by Socrates, who was a French philosopher, when he said that this world or universe is like a machine, and if you want to understand what is this universe, what is this world, what are its constituents, then you should try to study the properties of each of its individual parts. When you will be able to study the properties and the ways in which these parts work, then you will be able to understand the whole working of the universe. तो इसमें हम करते क्या हैं कि जो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट को सूटेबल फिजिक्स के लॉज अप्लाई करके स्टडी करते हैं, और फिर उनका आपस में इंटरेक्शन देखते हैं। जो म्यूचुअल पार्ट्स हैं, व्हाट इज़ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। और जब हम सभी पार्ट्स की स्टडी कर लेते हैं तो फिर हम उस सिस्टम के बारे पूरी तरह अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी कि उसको स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो how can we define reductionism? It is an attempt to solve a complex problem by breaking it into simpler parts. हम इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है, it is an attempt to explain an entire process in terms of its constituent parts and their mutual interaction, जैसे कि मैंने आपको बताया। Then you can say that it is a procedure or a process in which we divide a complex physical phenomena into its constituent parts and then apply the laws of physics or chemistry, you can say, to these parts, and then make our opinion about the working of the whole system. ये रिडक्शनिज्म बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको समझने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। फिजिक्स में सबसे अच्छी एग्जांपल है टेम्परेचर ऑफ ए गैस। हम आगे जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसका जो पहला ही पोस्टुलेट है वो है कि all gases are made up of a very large number of small particles known as atoms or molecules. अगर वो मोनोएटॉमिक गैस है जैसे हीलियम वगैरह है, देन उनको एटम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और अगर वो डायटॉमिक या ट्राईएटॉमिक गैस है तो फिर उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। एंड a gas consists of a very large number of molecules. For example, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, 10th क्लास में भी ये थोड़ा बहुत शायद पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि पहली चीज़ तो ये बताती है मोल कॉन्सेप्ट कि 1 मोल ऑफ एनी गैस और एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स
atomic weight or molecular mass or weight expressed in grams। जैसे ऑक्सीजन गैस है, इसका फॉर्मूला है O2, दिस इज ए डायटोमिक गैस, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 32। और अगर मैं आपको कहूं कि बताओ ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। And according to mole concept, the number of molecules or number of atoms, or in general we can say that the number of particles in 1 mole of any substance is equal to the Avogadro's number, which is equal to 6.023 into 10 raised to the power 23। Now you can imagine that this number is very very large। अब देखिए 32 ग्राम मास, सिर्फ 32 ग्राम, और उसमें ऑक्सीजन की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी द बिहेवियर, द प्रॉपर्टीज एटसेट्रा ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और फॉर दैट मैटर एनी अदर गैस। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर ही हमने किसी गैस की बतानी है तो हमने रिड्यूस करके ये बना लिया कि टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो वी हैव रिड्यूस्ड a large or a huge system consisting of a very large number of molecules into their average kinetic energy, and that is the measure of the temperature of a gas. So remember, the measure of temperature of a gas is the average kinetic energy of its atoms or molecules. So ये एक एग्जांपल होगी। अब दूसरी रिडक्शन में ये है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी व्हीकल है उसमें एक इंजन लगा होता है। अब उसको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वो इंजन क्या करता है, व्हीकल को मूव करवाता है। हम स्टार्ट करते हैं इंजन को और हमारा व्हीकल, चाहे वो स्कूटर है, कार है, व्हाट एवर इट इज, वो मूव करना शुरू कर देता है। अब अगर हमने इंजन की वर्किंग के बारे जानना है कि हाउ डज इट वर्क, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट का क्या फंक्शन है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें इंजन की वर्किंग के बारे पूरा पता चल जाएगा। अब वर्किंग ऑफ इंजन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो हमने क्या किया कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स देखे और हर एक का फंक्शन स्टडी किया, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बड़ी सिंपल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लिया। एंड दिस मेथड इज और प्रोसीजर इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। फिर उसके बाद देखिए, मान लो कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यहाँ पे पानी को डैम बना के स्टोर करते हैं और फिर उसको नीचे गिरा के टरबाइंस को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब एक चीज़ बेटा याद रखना आपने, चाहे कोई पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, चाहे थर्मल पावर प्लांट है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे हम बिजली पैदा करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है कि ये हम +2 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सुन लो कि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वेन एवर ए कॉइल रोटेट्स और ए सर्किट रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it increases, and due to the change in magnetic flux an induced EMF or current is set up in it, which lasts, LASTS, last means persist करती है, वो चीज रहती है, only so long as the change in magnetic flux continues। तो अगर हम क्या करें कि एक कॉइल ले लें, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगातार रोटेट करवाएं, then the magnetic flux linked with that coil will change continuously, and therefore an induced EMF and hence induced current will be produced in that coil continuously. So that is the basic principle of production of electricity. That means the mechanical energy of that coil is converted into electrical energy. तो अब हम डैम पे आते हैं। तो डैम पे एक तो ठीक है, हम मान लो टूर लेके जाते हैं, देखने जाते हैं स्कूल या कॉलेज का, और बच्चों को वहाँ दिखाते हैं पे ये देखो पे यहाँ पे बिजली पैदा होती है और ये डैम बना है और नीचे जनरेटर लगे हैं।
हालांकि जनरेटर नाम मिसनॉमर है, क्योंकि जनरेटर लफ्ज से ये हमें लगता है, ये एहसास होता है कि ये कुछ जनरेट कर रहा है, बिजली जनरेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इट जनरेट्स नथिंग, इट सिंपली ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो इसलिए इसका नाम जनरेटर जो मिसनॉमर है, नाम होना चाहिए इसका कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, लेकिन क्योंकि ये कहना शुरू कर दिया जनरेटर, तो इसलिए जनरेटर कहते हैं, अदरवाइज इट जनरेट्स नथिंग। तो अगर उनको पूरी तरह बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पानी जब हाइट पे है तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने एक पार्ट उसका क्या बना लिया, डैम, पानी कलेक्ट किया हाइट पे, जब नीचे गिरा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जितनी हाइट से गिरा वो h है, जो जो पानी नीचे आया त्यों त्यों उसकी हाइट कम होती गई, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, वो उसकी काइनेटिक में बदलती गई, और जब जमीन पे पहुंच गया पानी तो उसकी पोटेंशियल होगी जीरो, सारी की सारी बदल गई काइनेटिक में। और काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ वाटर which is falling in a given time, say in 1 minute or 1 second or 1 in 1 hour, जो भी हम टाइम फिक्स करें कर सकते हैं, और v उसकी वेलोसिटी है, और क्योंकि उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो mgh थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनको इक्वेट कर दूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर आ गया 2gh, दैट मीन्स v इक्वल टू √2gh। अब देखिए ये 2g तो कांस्टेंट ही है, ये 2, ये 9.8 और h, दैट मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। सो जितनी ज़्यादा ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा उतनी ही पानी की ज़मीन पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट करती हैं, और टरबाइन के रोटेट करने से कॉइल, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगातार रोटेट करे, then the magnetic flux linked with that coil changes continuously, and hence according to Faraday's laws of electromagnetic induction, ये हम +2 में अच्छी तरह पढ़ेंगे, an induced EMF और current is set up in the coil। और क्योंकि वो coil आर्मेचर लगातार रोटेट करती रहती है, इसलिए उसमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती जाती है। सो दैट इज दी, इस तरह की कोई और भी मशीन हम ले सकते हैं, उसकी अगर वर्किंग हमने जाननी है अच्छी तरह सिस्टम की, कि ये मशीन जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ये कैसे वर्क करता है, तो हमें उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करके, हर पार्ट का, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी वर्किंग है, जो उसको लॉ अगर अप्लाई करना पड़ता है तो लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो उससे हमें हर पार्ट का, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट का पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द मेथड ऑफ रिडक्शनिज्म इन फिजिक्स, तो आपने एक तो ये कहना है कि इट रिड्यूसेस ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू ए सिंपलर वन, और दूसरी चीज ये होती है कि द साइंटिस्ट और द पर्सन हु वांट्स टू स्टडी समथिंग, वो किसी उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकता है। जब उसको पता है कि इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, तो जिस पार्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस पर वो फोकस कर सकता है। और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जो बायोलॉजी में भी लागू होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी फंक्शन करती है, लेकिन इसके क्या पार्ट्स हैं, जैसे सेल को हम कहते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं। तो अगर हमने अपनी बॉडी का एज ए होल स्टडी करना है, तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि सेल क्या चीज़ है, वो क्या काम करता है, टिश्यू क्या चीज़ है, वो कैसे काम करते हैं, ऑर्गन क्या चीज़ है, वो कैसे काम करते हैं। इस तरह मान लो हमने ब्रेन की वर्किंग पढ़नी है, तो उसमें भी हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, उसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम ऐसा कर लें तो उसकी स्टडी भी आसान हो जाती है। और जिस पार्ट पे कोई साइंटिस्ट इंटरेस्टेड है, वो उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ रिडक्शनिज्म। अब एक चीज़ और, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शनिज्म इज कॉल्ड होलीइज्म, HOLISM, होलीइज्म। एंड होलीइज्म
emphasizes on the study of the system as a whole, that is on the study of the entire system and not on its constituent particles. And this approach of study is called holistic approach, and the science is called holistic science. So that is reductionism in physics. And now we come to unification. What is unification? वैसे तो जो लिटरल मीनिंग है यूनाइट से बन गया यूनिफाई करना, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी आपस में मिल गए, दैट इज आल्सो यूनिफिकेशन. लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन? मोटे तौर पे यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सी फोर्सेस को या बहुत से लॉज को जो कि किन्हीं इंडिविजुअल फिनोमेना पे एप्लीकेबल होते हैं उनको आपस में कंबाइन करके यूनिफाई करके एक लॉ बना लेना जो कि बहुत से डिफरेंट प्रोसेस पे लागू हो जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. सो in physics, what is unification? Unification is the application of same laws of physics to various physical phenomena. In other words, you can say it is an attempt to unify different laws valid for different phenomena to a single theory that can explain many phenomena. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कुछ बेसिक लॉज पढ़े हैं, उनको वो डिफरेंट फिनोमेना को अप्लाई करते हैं हम, तो उनको आपस में यूनाइट करके डिफरेंट फिनोमेना को फिर अप्लाई कर लेना, यानी कि उसी जो यूनिफाई करके हमने एक कंक्लूजन निकाला उसको अप्लाई करके बहुत से फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लेना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स. और इससे भी हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि आसान हो जाती है. बड़ी आसानी से हम बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद ए सेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ बेसिक लॉज. और इसकी एग्जांपल जो हैं, सबसे पहले न्यूटन ने 1687 में टेरेस्ट्रियल बॉडीज या टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स कह लो और सेलेस्टियल मैकेनिक्स, दैट मीन्स द हेवनली बॉडीज, न्यूटन ने कहा कि बोथ द टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स एंड द celestial mechanics obey the same laws of motion and also the law of gravitation. So that means he unified the terrestrial mechanics and the celestial mechanics. अब जैसे universal law of gravitation है, it applies to all the bodies on the surface of the earth and it also applies to the celestial bodies. So this was the first unification of the, you can say, the celestial and the terrestrial mechanics. Then Oersted ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे ढूंढा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑस्टेड और फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, और फिर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, इन तीनों को यूनिफाई किया. जब उसने ये कहा कि, बल्कि प्रूव किया कि लाइट इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और फिर एक साइंटिस्ट थे अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के रहने वाले, उन्होंने और उनके एसोसिएट्स ने, जो मैंने आपको कल फोर्स बताई थी, उनमें एक थी वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके यूनिफाई करके एक फोर्स बना दिया जिसका नाम रखा इलेक्ट्रोवीक फोर्स. So that is the unification of these two types of forces. So in nutshell we can say that in unification many forces are merged into a single force, and an attempt is made to unify many laws into a single law so that that single law can explain many physical phenomena which are going on in nature, या ऐसे फिनोमेना जो कि हम
अपनी लैब में स्टडी करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं. So that's all for today. With that we come to the end of this chapter. चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड. अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, उसके वीडियो बनाने शुरू करेंगे. तो आपने अच्छी तरह मेरे वीडियो बेटा देखते जाना. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. यू शुड लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you very much, my dear students. Have a nice day.